हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट। सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है, तो आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो क्लास 12 फर्स्ट यूनिट फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं पहले बता दूं, जो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये दोनों जो फर्स्ट टू यूनिट्स है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, दे आर रिलेटेड विथ स्टैटिक चार्ज। फिर अगर बोलो कि मैं बोलूँ थर्ड एंड फोर्थ जो यूनिट होगा आपका, दे आर रिलेटेड टू मूविंग चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे मूविंग चार्ज होगा मतलब वहाँ पे करंट होगा और करंट के इफेक्ट स्टडी करेंगे। इन दिस टू यूनिट्स विल स्टडी स्टैटिक चार्ज एंड इफेक्ट ऑफ स्टैटिक चार्ज। तो फर्स्ट यूनिट पे फोकस करते हैं और डिटेल में अभी स्टडी करना ही हमें। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है उनका टोटल वेटेज है 7 मार्क्स। तो इनके अंदर से पॉसिबल क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, एक तो एमसीक्यू आएंगे, फिर 2 मार्कर पॉसिबल है, 3 मार्कर पॉसिबल है। अब देखो कभी कभी ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं करते वो लोग, लास्ट में जो ब्लूप्रिंट देते वो, लेकिन ये वेटेज मेंटेन करते। तो अगर मैं यहाँ पे इनको पॉसिबल डिवाइड करूँ कि मानो कि एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे भी हो सकता है 4 एमसीक्यू निकाले, या तो 2 एमसीक्यू निकाले, एक 2 मार्कर क्वेश्चन निकाले। तो ये 7 को पॉसिबल डिवाइड करो तो ये पॉसिबिलिटीज है इनके अंदर से। तो एमसीक्यू भी आएगा, एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा, 2 मार्कर क्वेश्चन हो सकती है या तो फिर 3 मार्कर। अगर 5 एमसीक्यू निकालते तो एक 2 मार्कर क्वेश्चन निकालेंगे, एक 3 मार्कर क्वेश्चन निकालते, ठीक है, तो 4 एमसीक्यू निकालेंगे। समझ में आ कि नहीं? क्लियर? चलो, तो ये जो फर्स्ट यूनिट है उनके टॉपिक्स मैंने यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन किए, वही सारे हमें लेक्चर में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते जाना है। तो फर्स्ट कौन है? इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकेंड टॉपिक है आपका अट्रैक्शन एंड रिपल्जन एक्सपेरिमेंट। थर्ड टॉपिक है आपकी क्वार्क्स। फोर्थ है आपका इलेक्ट्रोस्कोप। फिर फिफ्थ है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। फिर 6 चार्जिंग ऑफ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, Coulomb's law in a vector form, force between multiple charges, electric field due to a point charge, electric field due to system of charges। अब देखो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि अगर आप वीडियो लेक्चर चेक करोगे तो ये सीक्वेंस में आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, तो आप उनको कहीं से भी चेक कर सकते। फिर 1.14 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, 1.15 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, 1.16 इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिर आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर टॉर्क की बात करेंगे, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आपका होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 21 नंबर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गॉस लॉ। फिर गॉस लॉ के एप्लीकेशन, उनके अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अब देखो न्यूमेरिकल्स क्या रहेगा कि मानो कि आज मैंने कूलम्स लॉ करवा, तो कूलम्स लॉ के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो साथ में ही हो जाएंगे, मतलब टॉपिक और उनके बीच में उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में वहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में अपने सारे वीडियो लेक्चर बनेंगे, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक अपना है इंट्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? तो मैं पहले बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फिजिक्स की ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज branch of physics which deals with the study of charges at rest and its forces, fields and potential
due to this charges. In simple word, electrostatic is the study of charges at rest. देखो यहाँ पे खास ये मेंशन किया हमने, चार्जेस एट रेस्ट. स्टेटिक का मतलब होता है जो स्टेडी है, एट रेस्ट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges at rate, the forces, field and potential due to these charges. ये जो आपकी फोर्सेस है, उनकी जो फील्ड बनेगी, उनका जो पोटेंशियल होगा, तो वो कोई नहीं, आपकी कौन है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो उनकी इफेक्ट्स को भी स्टडी करना है. तो देखो यहाँ पे कॉमन फिनोमिनन है रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक कॉम है और यहाँ पे पेपर के पीस है. तो जब भी आप हेयर कॉम करोगे, फिर कॉम को यहाँ पे लेके आओ, तो ये जो पेपर पीस होंगे ना, वो आपकी कॉम की और क्या होते, अट्रैक्ट होते. ठीक है. फिर यहाँ पे एक बलून वाला एक्सपेरिमेंट है. अगर आपने किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन में देखा हो, तो बलून को दीवार पे चिपकाने से पहले वो क्या करते हैं, अपने हेयर के साथ रब करते हैं. तो जैसे आप हेयर के साथ रब करते हो, तो वो बलून के ऊपर क्या डेवलप होगा, चार्ज डेवलप होगा, और वो चार्ज की वजह से वो दीवार के ऊपर चिपक जाता है. देखा है, आपके ऑपोजिट चार्ज डेवलप करेगा. और ये देखो, एक कैट है, कैट के फर के साथ वहाँ पे ये जो थर्मोकल है, उनके टुकड़े वहाँ पे अट्रैक्ट हो गए. दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज. कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज, जो कहाँ पे डेवलप होगा, सरफेस पे डेवलप होगा. इनके अलावा इनकी टेक्निकल एप्लीकेशन में आपको दिखा, एप्लीकेशन ऑफ ये आपकी टेक्निकल एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो ये जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है, उनका फंडा कहाँ पे यूज़ होता है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सारी मेरे नोट्स के अंदर लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग ऑफ पेंट्स. सेकंड, आपकी जो कैथोड रे ट्यूब होती है, ठीक है, उनके अंदर, कैथोड रे ट्यूब के अंदर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज़ होगा. आपकी जो जेरोक्स मशीन होती है, ठीक है, उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज़ होता है. और आपका जो लाउड स्पीकर है, ये देखो, ये आपको डिटेल में याद नहीं रखना कि कैसे वहाँ पे फंडा यूज़ होता है. जस्ट आप इतना याद रखो कि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक आपकी यूज़ होती है. मैं एक दो के लिए बता देता हूँ आपको. लाइक मैं स्प्रे की बात करूँ, तो मानो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, इनको मुझे पेंट करना है, तो मैं इनको ग्राउंडिंग कर दूँ, और यहाँ से जो नोज़ल होगी, कि जहाँ से स्प्रे पेंट पार्टिकल आने वाले, स्प्रे होने वाला है आपका पेंट का, तो उनको अगर मैं एक चार्ज दे दूँ पॉजिटिव, और इनको ग्राउंडिंग कर दिया, तो जब भी यहाँ से स्प्रे निकलेगा ना, तो वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है. और वो पॉजिटिवली चार्ज पेंट पार्टिकल इनके ऊपर यूनिफॉर्मली चिपक जाते हैं. तो ये इनके एप्लीकेशन है. जेरोक्स मशीन के अंदर भी वही होता है, आपका जो टॉनर होता है वो, और आपका जो ड्रम होता है, उनको चार्ज कर देते हैं ऑपोजिट. तो वहाँ पे आपकी जो इमेज होगी, उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपकी जो पार्टिकल होगी, वो वहाँ पे चिपक जाएगी. ठीक है. तो ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की. तो ये जस्ट याद कर लेना आप. अब देखो, मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक, तो इनके अंदर से जनरली बोर्ड के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं आता. ठीक है, समझ में आया कि नहीं. सेकंड टॉपिक, तो सेकंड टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज. तो डेफिनेशन की बात डेफिनेशन पहले बात करेंगे. तो डेफिनेशन में बोलूँ, द फंडामेंटल इंट्रिंसिक property of material by which it exert or experience electric and magnetic effect is called electric charge.
देखो यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी कोई भी मटेरियल की, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, या तो एक्सर्ट करेगा या तो खुद एक्सपीरियंस करेगा। कौन से इफेक्ट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर क्या होगा, उनका फोर्स जो एक्सपीरियंस्ड और एक्सर्ट करता है। अब देखो आप बोलो कि इलेक्ट्रिक के साथ में मैग्नेटिक आया कहाँ से, तो ये हम स्टडी करेंगे फोर्थ यूनिट के अंदर कि आपकी जो मूविंग चार्ज होती है ना, तो मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करती है, करंट प्रोड्यूस करती है, और करंट की वजह से आपको वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, ठीक है। और स्टैटिक चार्ज के लिए तो हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड यूनिट, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो और ये आपकी कौन है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है। समझ में आया इतना। तो फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट एक्सर्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर इनके यूनिट के बारे में बात करें तो इनका यूनिट होगा, इनका एसआई यूनिट में बोलूँ तो एसआई यूनिट इनकी होगी कूलम। साइंटिस्ट के नाम से उनको डिनोट कैसे करोगे, बाय कैपिटल सी, क्योंकि वो साइंटिस्ट के नाम से। उनकी डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो मैंने आपको बोला था कि इक्वेशन हमेशा याद रखो, तो आप सबको याद ही रहेगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई कौन होता है आपका करंट, उनके लिए लिखते हैं हम एम्पियर, और टी क्या होती है आपकी टाइम पीरियड, तो T1। तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का A1 T1, और इनकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो Q1 इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशनल फार्मूला। तो ये दोनों डायमेंशनल फार्मूला हमें याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इनको डायरेक्टली कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन जब कोई यूनिट डिफाइन करेंगे उनके अंदर होगा, लाइक मानो कि मुझे डिफाइन करना होगा कि रेजिस्टेंस है वगैरह, तो वहाँ पे एक डायमेंशनल फार्मूला हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज़ करना पड़ेगा। डायमेंशनल फार्मूला लाइक मैं एप्सिलॉन नॉट के लिए डिफाइन करूँगा, कूलम कांस्टेंट के लिए डिफाइन करूँगा, आपकी जो रेजिस्टेंस होगी तो रेजिस्टेंस में भी अगर मानो कि क्यू के टर्म्स में डिफाइन करना है तो वहाँ पे भी कर सकते हो आप, अगर पूछे तो। जनरली वैसे नहीं पूछेंगे रेजिस्टेंस में, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली करंट आ जाएगा, लेकिन ये दोनों में आप ही खुद देख लोगे फर्स्ट यूनिट के अंदर। चलो फिर नेक्स्ट, तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो आपको पता है स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, आपने 11th में स्टडी किया है, तो ये स्केलर के सारे रूल्स फॉलो करेगी। फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप के होते, एक होते पॉजिटिव चार्ज और दूसरे कौन से होते बाय नेचर नेगेटिव। तो आपको पता है कि आपका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ कि नहीं, ठीक है, ये कितना होता है वो सब आगे हमें स्टडी करना है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और आपकी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होती है, तो ये देखो थोड़ा कट हो गया, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, नेगेटिव, और ये जो एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होती है तो वो क्या होगी, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या, ना तो वो पॉजिटिव चार्ज है, अपना जो प्रोटॉन होगा उनका चार्ज हम प्लस ही लिखेंगे, कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा माइनस ही, मतलब सेम लेकिन ऑपोजिट नेचर में, नेगेटिव, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी यहाँ पे अगर मैंने चार्ज लिख दिया तो दोनों के मास भी मेंशन कर देता हूँ। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। समझ में आ कि नहीं। चलो फिर थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स बात करते हैं, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी अपना, ठीक है। तो फोर्सेस जो होगी, तो फोर्सेस बिटवीन टू लाइक चार्जेस, दो लाइक चार्जेस होगी,
तो उनके बीच में जो फोर्स होगा ना वो हमेशा क्या रहेगा, रिपल्सिव फोर्स, रिपेल करेगी। मतलब अगर दो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन प्रोटॉन का फोर्स कौन सा होगा, रिपल्सिव होगा। दो अगर इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी कौन सा फोर्स एग्जर्ट होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है। टू अनलाइक चार्जेस मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो उनके बीच में ना हमेशा कौन सा फोर्स एग्जर्ट होगा, अट्रैक्टिव फोर्स वहाँ पे एग्जर्ट होगा। एक दूसरे को वो दोनों अट्रैक्ट करेगी अपनी ओर। मतलब लाइक देखो ये प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ऐसे अट्रैक्ट करेगा और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ऐसे अट्रैक्ट करेगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे अगर प्रोटॉन प्रोटॉन में ले लूँ, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम फॉर इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि जो मैटर के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल। तो मैटर विच कंटेन equal number of electron and proton is electrically neutral। अब देखो कि अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम के अंदर देखो न्यूक्लियस और इनकी आउटर मोस्ट ऐसे ऑर्बिट के अंदर, आउटर ऑर्बिट के अंदर क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपने केमिस्ट्री में स्टडी किया है ना कि न्यूक्लियस के अंदर जितने आपके प्रोटॉन होते हैं सेम नंबर से इलेक्ट्रॉन आपकी कहाँ पे होती है, उनके ऑर्बिट के अंदर। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगी आपकी, ऑर्बिट के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, तो ये न्यूट्रल होगा। एटम हमेशा आपकी न्यूट्रल होती है। लेकिन अब जब Na+ बोलते हो तो Na+ का मतलब क्या होता है कि ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अभी ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो सामने एक एक्सेस प्रोटॉन बन जाती है कि नहीं। अब Cl- बोलते हो तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इनके पास एक्सेस कौन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उनको हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज। और जिसके पास एक्सेस प्रोटॉन होते हैं उनको हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपल बोल दूँ कि अगर मानो कि एक ऑब्जेक्ट मैं कंसिडर करूँ, एक रोड है जिसको मैंने न्यूट्रल बोला। न्यूट्रल मतलब देखो 4 पॉजिटिव है तो इनके ऊपर 4 नेगेटिव, तो ये क्या बनेगी, न्यूट्रल। समझ में आ कि नहीं। अगर इनके पास एक्सेस पॉजिटिव है, एक्सेस पॉजिटिव का मतलब देखो 4 पॉजिटिव है और इनके पास 2 नेगेटिव है, तो इनके पास एक्सेस कितने पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है। सो दिस विल बी पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आ कि नहीं। अगर मानो कि मैं बोलूँ कि यही ऑब्जेक्ट है लेकिन उनके पास एक्सेस कौन है, नेगेटिव। मानो कि नेगेटिव कितने, उनके पास 4 और ये देखो आपके कौन है, पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्सेस कौन है, नेगेटिव, तो ये ऑब्जेक्ट आपका क्या बनेगा, नेगेटिवली चार्ज बनेगा। समझ में आ कि नहीं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने क्योंकि आगे जाके चार्जिंग मेथड में मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो कि आपकी जो न्यूक्लियस है उनके और आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होती है यहाँ पे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एनर्जी मिले ना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होके निकल जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कि जब भी न्यूक्लियस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होती है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाली जो इलेक्ट्रॉन होगी उनको जब एनर्जी मिलेगी, जिसको आप वैलेंस बैंड भी बोलते हो, जब उसको एनर्जी मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ के निकल जाती है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो निकल गई उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट।
मैं मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है वहाँ पे, ठीक है। तो चार्ज अगर कोई मेजर करना है कि मानो कि ये ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिवली चार्ज है या तो मानो कि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज डिटेक्ट करने के लिए अपनी एक इंस्ट्रूमेंट है, तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन है, आपकी इलेक्ट्रोस्कोप। इनको आगे हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रोस्कोप को, तो वहाँ पे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा वो कैसे आपकी चार्जेस को मेजर करेगी, कि मतलब कि कौन सा चार्ज है ऑब्जेक्ट के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। फिर नेक्स्ट, तो आपकी जो चार्ज होगी, तो चार्ज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी देगी। लेकिन देखो सारी चार्ज इसे नहीं कर सकती, तो उनके लिए आपको ध्यान देना है कौन सी चार्ज क्या क्रिएट करेगी। तो आपका जो स्टैटिक चार्ज होगा ना, स्टैटिक चार्ज मतलब कि स्टेडी, तो आपकी जो स्टेडी चार्ज होगी उनसे क्या क्रिएट होगा, स्टेडी चार्ज विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना, स्टेडी चार्ज विल क्रिएट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आपकी एक मूविंग चार्ज होगी, मूविंग चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जिनका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो, तो वो क्या क्रिएट करेगी, तो वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगी और साथ में बनेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा ड्यू टू मूविंग चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर एक और चार्ज है आपका एक्सेलरेटेड चार्ज। तो ये जो एक्सेलरेटेड चार्ज होगी, एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा, उनकी वजह से वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा, और ये दोनों वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर मैं सिंपल बोलूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये दोनों से बनेगी, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये याद रखना इतना। चलो फिर नेक्स्ट, कि आपने डिफाइन किया कि आपकी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उनका यूनिट आपने डिफाइन किया कूलम। तो एक कूलम आपका जो यूनिट है, तो आपको आगे जाके 1 एम्पियर को डिफाइन, यूनिट आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी था, तो अगर I इज इक्वल टू मैं 1 एम्पियर रखूँ और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड रखूँ, तो Q मुझे क्या मिलेगा, 1 कूलम। तो सिंपल मैं बोलूँ आपको, तो यहाँ पे आपको 1 कूलम की डेफिनेशन देनी है। तो 1 कूलम की डेफिनेशन आपकी क्या होगी, तो अगर मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through any cross section of conductor or any section of the conductor in 1 second, when electric current in conductor इज 1 एम्पियर। तो मानो कि अगर मैं एक कंडक्टर यहाँ पे कंसीडर करूँ ये, और ये इनका क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो इनके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, करंट शुड बी 1 एम्पियर। और अगर 1 सेकेंड के लिए यहाँ से जितने भी चार्जेस ये क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके जाए, कितने टाइम पीरियड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर, तो जितने भी चार्जेस क्रॉस करके जाएंगे ना, वो सारे चार्जेस को, वो उनके अमाउंट को आप क्या बोलोगे, 1 कूलम। ये सिंपल मतलब होता है। लेकिन उनकी 2 कंडीशन, करंट कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर, और कितने टाइम के लिए चार्ज मेजर करोगे आप, 1 सेकेंड के लिए। तो समझ में आ कि अगर एक कंडक्टर 1 एम्पियर करंट लेके जा रही है, तो 1 सेकेंड के अंदर जितने भी चार्जेस यहाँ से क्रॉस करके जाएंगे क्रॉस सेक्शन को, तो उनको आप क्या बोलोगे, 1 कूलम चार्ज। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन द 1 सेकेंड व्हेन द करंट थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर। तो ये आपकी 1 कूलम की डेफिनेशन होगी।
चलो फिर नेक्स्ट, अब मैं जो टॉपिक करवा रहा हूँ ना वो आगे जाके हमें डिटेल में स्टडी करना है, लेकिन जो आपका सेम चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और आपकी जो अपोजिट चार्जेस होगी उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, तो उनके लिए एक थोड़ा सा एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट है, उनके लिए मैं आपको अभी करवा देता हूँ। तो मानो कि एक ग्लास रोड है और एक आपका सिल्क है, ये आपकी ग्लास रोड, दोनों इनिशियली न्यूट्रल है, मतलब ये इनके ऊपर 5 पॉजिटिव तो सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव आर देयर, इनके ऊपर अगर मैं बोलूँ 3 पॉजिटिव तो सेम वहाँ पे नेगेटिव है, मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव तो ये न्यूट्रल, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव तो ये न्यूट्रल। तो ये इनिशियल कंडीशन है। जब दोनों को मैं फ्रिक्शन करवाऊँ कि मतलब कि ये सिल्क के साथ अगर मैं ग्लास रोड को रब करूँ, तो आफ्टर फ्रिक्शन क्या होगा, तो आफ्टर फ्रिक्शन क्या होगा कि ये जो ग्लास रोड होती है ना वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है, और ये जो सिल्क होगा ना वो नेगेटिवली चार्ज बनेगी। अभी पॉजिटिवली चार्ज बनेगी मतलब लाइक देखो यहाँ पे 5 पॉजिटिव थे यहाँ पे, तो ये 3 2 5, और नेगेटिव मानो कि यहाँ पे 2, तो फिर इसका मतलब 2 नेगेटिव कम हुए, तो वो 2 नेगेटिव कहाँ पे जाते, सिल्क पे जाते, तो 2 नेगेटिव कहाँ पे गई, सिल्क पे गई। तो देखो इनके 3 पॉजिटिव थे और सामने 3 नेगेटिव भी थे, लेकिन 2 नेगेटिव ग्लास रोड से निकल के कहाँ पे ऐड हुई, सिल्क के ऊपर, तो यहाँ पे एक्सेस क्या बन गया, नेगेटिव, यहाँ पे एक्सेस क्या बन गया, पॉजिटिव। तो एक ग्लास रोड आपकी क्या बनेगी, पॉजिटिवली चार्ज बनेगी, और ये आपका जो सिल्क होगा वो क्या बनेगा, नेगेटिवली चार्ज बनेगा। ये देखो ये सेम मैं बात करूँगा फिर से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर, कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर हमें सेम बात करनी है, तो वैसे ही प्लास्टिक रोड के अंदर होगा। तो अगर एक प्लास्टिक रोड को यहाँ पे देखो, प्लास्टिक रोड और एक कौन सी फर मटेरियल, ये कौन सा स्टेट है, बिफोर फ्रिक्शन, बिफोर रबिंग मानो कि एक प्लास्टिक रोड है, ये जो प्लास्टिक रोड होगी वो न्यूट्रल है, 5 पॉजिटिव इनके ऊपर 5 नेगेटिव, और ये आपकी जो फर मटेरियल है, ये आपका जो फर मटेरियल है वो भी क्या है, न्यूट्रल। तो ये देखो सेम वैसे ही 3 पॉजिटिव 3 कौन है वहाँ पे, नेगेटिव। आफ्टर फ्रिक्शन क्या होगा, तो इनके अंदर उल्टा होता है कि पहले में रोड आपका ग्लास रोड आपका क्या बना था, पॉजिटिव बना था, और ये सिल्क आपकी क्या बनी थी, नेगेटिव बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लास्टिक रोड के केस में उल्टा होगा, प्लास्टिक रोड में क्या होगा कि ये जो प्लास्टिक रोड है इनके ऊपर देखो कितना पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5, कितना नेगेटिव है, 1 2 3 4 5, और ये फर है ना, तो फर के ऊपर कितना पॉजिटिव है, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे देखो क्या होगा, तो इनके ऊपर एक नेगेटिव और 2 नेगेटिव फर से निकल के कहाँ पे जाते, फर से निकल के कहाँ पे गए, प्लास्टिक रोड पे। तो फर से निकल के प्लास्टिक रोड पे देखो इनके पास एक्सेस क्या बन गए, नेगेटिव बन गए। तो ये आपकी जो प्लास्टिक रोड थी वो प्लास्टिक रोड क्या बन जाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये क्या बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी, और जहाँ से नेगेटिव निकल के गया वो आपका जो फर है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। तो आप याद रखो कि जब भी ग्लास रोड को आप सिल्क के साथ रब करोगे तो ग्लास रोड क्या बनेगी, पॉजिटिवली चार्ज बनेगी, सिल्क आपका बनेगा नेगेटिवली चार्ज। और जब प्लास्टिक रोड को आप फर के साथ रब करोगे तो प्लास्टिक रोड आपका नेगेटिवली चार्ज बनेगा, और ये जो फर होगा वो आपका क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। इनसे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो आप सबके पास ना ये वाली नोट्स होगी मेरी, ठीक है, स्कूल वाले उनके पास यहाँ पे साउथ इंटरनेशनल लिखा होगा, तो उनके अंदर ये वाला एक्सपेरिमेंट है आपका। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी करेक्शन करनी है, यहाँ पे जो सिल्क लिखा है ना, प्लास्टिक रोड रब विथ सिल्क, उनकी जगह पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे फर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये करेक्शन कर देना आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर मटेरियल, ठीक है ना। चलो तो एक्सपेरिमेंट में देखो, तो यहाँ पे आपकी ये ओरिजिनल कॉपी है, तो एक ग्लास रोड है जिसको सिल्क के साथ
टैप करके मैंने सस्पेंड किया है एंड दिस ग्लास रोड इज रब्ड विथ सिल्क, तो ये कौन सी चार्ज होगी? पॉजिटिव। आई ब्रिंग अनदर ग्लास रोड विच इज रब्ड विथ सिल्क, तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो जब दोनों को पास में लेके आता हूँ तो ये जो ग्लास रोड होती है ना वो दूर जाती है, मतलब वहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन होगा। फिर से यहाँ पे एक ग्लास रोड है और एक कौन सी है? प्लास्टिक रोड है। एक ग्लास रोड जिसको सिल्क के साथ रब किया होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, और ये आपकी जो प्लास्टिक रोड होगी जिसको रब किया अपना फर के साथ, वो क्या होगी? नेगेटिवली चार्ज होगी। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? वहाँ पे अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे क्या होता था? रिपल्शन। सेम यहाँ पे दो प्लास्टिक रोड है जिसको आपने फर के साथ रब किया है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, कोई एग्जाम में इनको पूछेगा नहीं, एकदम लोअर सेक्शन का। फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अंदर दो पिथ बॉल है जो इजीली चार्ज पिकअप कर लेते हैं। तो मानो कि ये दोनों जो स्फीयर है वो इनिशियली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, मतलब न्यूट्रल थे तब, या तो उनके ऊपर चार्ज नहीं था तब दोनों ऐसे बाजू में होंगे ना यहाँ पे। लेकिन जब दोनों को मैं ग्लास रोड से कनेक्ट करूँ तो चार्जिंग होगा दोनों का। ग्लास रोड कौन सा वाला? जिसको मैंने सिल्क के साथ रब किया होगा, मतलब वो पॉजिटिव ग्लास रोड से इनको टच करूँ तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज डेवलप होगा और दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे। सेम यहाँ पे कि मानो कि वही दोनों स्फीयर जो न्यूट्रल थे, पिथ बॉल जो न्यूट्रल थे, अगर उनको मैं प्लास्टिक रोड से टच करूँ तो दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये दोनों को कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया था। अभी अगर मानो कि दोनों को अलग अलग पॉइंट से सस्पेंड करूँ मैं, और एक को मैं ग्लास रोड से टच करवाऊँ और दूसरे को मैं प्लास्टिक रोड से, तो जो ग्लास रोड से टच होगा वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, जो प्लास्टिक रोड से टच होगा वो नेगेटिवली चार्ज बनेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करेंगे। सीधी बात है, समझ में आ कि नहीं? क्लियर? तो यहाँ पे आपको दिखाता है कि जब सेम चार्ज होगा तो रिपल्शन होता है, सेम चार्ज पे रिपल्शन होता है, लेकिन अपोजिट चार्ज के लिए वहाँ पे क्या होता है? अट्रैक्शन। तो अभी यहाँ तक रखते, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्वार्क्स के बारे में। ठीक है, चलो।